2022 में इंडिया के रेवेन्यू का 45% हिस्सा लग जाएगा पुराने लोन्स के इंटरेस्ट को चुकाने में, यानी देश की आधी कमाई इंटरेस्ट चुकाने में जाने वाली है, जो कि बहुत सीरियस इशू है। पाकिस्तान के 2022 का टोटल बजट से 36% लग जाएगा पुराने लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में, और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत मुसीबत से जूझ रही है। इन्फ्लेशन 14% तक पहुंच चुकी है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से मैं कर्जे ले रहा हूँ, क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। 6000 अरब में से 3000 अरब तो चला जाना है उनके लिए हुए कर्जों की किस्तों के ऊपर। Now, Pakistan is facing the biggest economic crisis in history. It has been ranked as a country with the 4th highest inflation rate. लेबनान का जीडीपी बढ़ने की जगह बहुत ही स्पीड से गिर रहा है। साल 2018 में जीडीपी $55 बिलियन था और 2021 में गिरकर $20.5 बिलियन हो चुकी थी, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। और आज लेबनान की 80% जनता बिलो पॉवर्टी लाइन क्लासिफाइड की जा चुकी है। श्रीलंका की स्थिति क्या हो चुकी है, ये आपने हमारी पिछली वीडियो में देख लिया था कि श्रीलंका को अपने रेवेन्यू का 95% इंटरेस्ट पेमेंट पर ही खर्चा करना पड़ रहा है। इनफैक्ट IMF ने वार्निंग दे दी है कि पुअर कंट्रीज में इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है, और 60% LIC यानी लो इनकम कंट्रीज उधार में बुरी तरह फंस चुकी है। ये स्थिति नेपाल, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया में बन चुकी है। लेकिन ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ये कंट्रीज ही जिम्मेदार है ऐसी स्थिति की, या फिर इसके पीछे किसी बहुत बड़ी पावर का हाथ है? और क्या जानबूझकर कंट्रीज को लोन में रखा जाता है? और क्यों सरकार इन सबसे आज़ादी के इतने सालों बाद भी नहीं बच पा रही है? ये सारी बातें आज 2022 में आप सभी 1.7 लाख सोल्स का जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। किसी भी देश को उधार में फंसने के लिए या उधार में फंसाने के लिए, यानी डेट ट्रैप में फंसाने के लिए चाहिए होता है एक बहाना। फिर चाहे वो वॉर की वजह से हो, चाहे किसी बीमारी की वजह से हो, चाहे टेररिज्म की वजह से हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी की गड़बड़ी की वजह से हो। अब आप इस डेट टू जीडीपी के ग्राफ से समझो। ये USA का ग्राफ है। वर्ल्ड वॉर 1 में एक्सट्रीम इंक्रीज हुआ उधारी का। फिर उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन में डेट टू जीडीपी 50% तक पहुंच गया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 तक डेट टू जीडीपी 100% पहुंच गया। और इस पैंडेमिक के दौरान इतनी मनी प्रिंटिंग हुई है फेडरल रिजर्व के द्वारा कि वापस US का डेट टू जीडीपी रेशियो वर्ल्ड वॉर 2 के लेवल तक पहुंच गया है। और US $30 ट्रिलियन के एक्सटर्नल डेट में पहुंच चुका है। और यही ग्राफ हर देश पर अप्लाई होता है, क्योंकि क्राइसिस से उभरने के लिए हर देश को उधार लेना ही पड़ता है। 2020 तक पूरी दुनिया का डेट $226 ट्रिलियन पहुंच चुका है, जो कभी भी कोई किसी को नहीं चुकाने वाला है। वो सब डिटेल्स फिर कभी। पहले आप ये एक एक चीज़ ध्यान से सुनिए। बेहद ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। जब भी इकोनॉमी कोलैप्स करती है किसी कारण से, तो वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस देशों को लोन देते हैं। ये लोग इसी मौके की तलाश में रहते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही ये है। ये कितनी ब्रूटल स्टेट पर पहुंच जाते हैं देशों को लोन देने के लिए, ये खुलासा जॉन पर्किंस ने अपनी बुक कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में किया है। जॉन पर्किंस, जो कि खुद एक इकोनॉमिक हिटमैन रह चुके हैं, वो बताते हैं कि इकोनॉमिक हिटमैन का काम होता है गरीब देशों को किसी भी हाल में लोन देना, और कुछ इस प्रकार का कि वो देश डेट ट्रैप में फंस जाए। ये जिम्मेदारी होती है ट्रेन प्रोफेशनल्स की, जिनको इकोनॉमिक हिटमैन कहा जाता है। और अगर इकोनॉमिक हिटमैन फेल हो जाता है तो बारी आती है जैकाल्स की, जिनका काम होता है देश में दंगे करवाकर सरकार गिरवा देना और तख्ता पलट करवाना। और अगर ये स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाए तो जैकाल्स का काम होता है उस लीडर का मर्डर करवाना। जॉन पर्किंस अपनी बुक में लिखते हैं कि इक्वाडोर और पनामा के प्रेसिडेंट्स का असैसिनेशन उनके सामने हुआ, क्योंकि ये दोनों लीडर्स बैंक से लोन लेने को राजी नहीं हो रहे थे। प्राइवेटाइजेशन और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। और यही लीबिया के गद्दाफी और ईरान के सद्दाम हुसैन के साथ हुआ। और इसका एक ही खुलासा हमें अपनी वीडियो में किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर वो देश लोन लेने से इनकार कर दे
तो उसके लीडर का तख्ता पलट करवा दिया जाता है, देश में हिडन ट्रिक्स का यूज करके और एजेंट्स का यूज करके दंगे करवाकर, या फिर उस लीडर का मर्डर कर दिया जाता है। जॉन पर्किंस कहते हैं कि अगर आप किसी तरह 4 लोन डील्स किसी गरीब देश से करवा दो तो आप बैंक के प्रेसिडेंट बन जाते हैं या उतने ही पावरफुल हो जाते हैं। आपके पास 4 टूल्स होते हैं: ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, मर्डर, रेवोल्यूशन। आपको जो करना है करो, बस लोन्स गरीब देश पर चिपकाओ ताकि अमीर देश गरीब देश के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सके। अब आप ध्यान से देखो कि वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये कर कैसे पाते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। पहला IBRD, दूसरा IDA, तीसरा IFC, चौथा है मीगा और 5वां ICSID। पहले 2 इंस्टीट्यूशंस IBRD और IDA, इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बोला जाता है और 5 को मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। 1945 से जून 2021 तक वर्ल्ड बैंक यानी पहले 2 ने आज तक जब से बने हैं दुनिया को $1.2 ट्रिलियन की उधारी दी है। और अभी जो बीमारी आई थी उससे लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अप्रैल 2020 से जून 2021 तक यानी 15 महीने में ही $157 बिलियन की उधारी दी डेवलपिंग कंट्रीज को। यानी आज तक $1.2 ट्रिलियन और पिछले 15 महीने में ही $157 बिलियन। ठीक, जो ऑब्वियसली गरीब देश कभी भी नहीं चुका सकते, ना आज तक कभी चुकाया गया है, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा। अब आप ये सोचो कि वर्ल्ड बैंक पर ये पैसा आता कहाँ से है। वर्ल्ड बैंक अपने बॉन्ड्स निकालता है जिसे लोग खरीदते हैं और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक उधार देकर इंटरेस्ट से कमाता है। उदाहरण के लिए 2022 में श्रीलंका अपनी कमाई का 95% मनी इंटरेस्ट चुकाने में ही खर्च कर रही है, जिसमें से कुछ हिस्सा वर्ल्ड बैंक पर भी आ रहा है। और इसके अलावा मेंबर कंट्रीज टाइम टू टाइम थोड़ा पैसा वर्ल्ड बैंक को देती रहती है कमिटमेंट्स के रूप में। वर्ल्ड बैंक का बहुत खूबसूरत एम है दुनिया में से पॉवर्टी हटाना और 2030 तक सिर्फ 3% गरीब लोग इस दुनिया में रहने चाहिए। और ये किस प्रकार से पॉवर्टी मिटा रहे हैं आप ये देखिए। IFC का विकिपीडिया पर पेज पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि वो फॉर प्रॉफिट ड्रिवन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर ही इन्वेस्ट करता है ताकि दुनिया की पॉवर्टी मिटा सके। उदाहरण के लिए IFC सऊदी प्रिंस के 5 स्टार होटल को फाइनेंस करता है घाना में। डेफिनेटली वो अपनी पॉवर्टी तो इन सब प्रोजेक्ट से मिटा ही चुके हैं। IBRD की 2021 में $2 बिलियन की नेट इनकम हुई, IDA की $0.4 बिलियन नेट इनकम, IFC की $4.2 बिलियन नेट इनकम और मीगा की $81.5 मिलियन नेट इनकम हुई है। वर्ल्ड बैंक पर 40% पैसा आता है USA से। अब जब बीमारी आएगी या वॉर होगी या कोई भी क्राइसिस होगी तो वर्ल्ड बैंक किसी गरीब देश के लिए क्राइसिस के नाम पर फेडरल रिजर्व यानी USA से पैसा मांगेगा कि भाई गरीबों के लिए पैसा दो। लेकिन अब वो पैसा वर्ल्ड बैंक लेकर गरीब देश को नहीं देगा, वो पैसा जाएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप की थर्ड आर्म IFC के जरिए किसी प्राइवेट कंपनी के पास। IFC इन्वेस्ट करता है प्राइवेट कंपनीज में और वो प्राइवेट कंपनी पैसा लेकर गरीब देश में जाएगी और उनके लिए मेट्रो और सड़कें और पोर्ट्स बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएगी डेवलपमेंट के नाम पर। और काम खत्म होने के बाद पैसा जाएगा प्राइवेट कंपनी के पास। थोड़ा पैसा वर्ल्ड बैंक देगा जो उसने गरीब देश के नाम पर निकलवाया था और थोड़ा पैसा देगा गरीब देश, तो दोनों मिलजुल कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनवा देंगे किसी प्राइवेट कंपनी से। और गरीब देश साथ ही इंटरेस्ट भी देता रहेगा लोन वाले अमाउंट पर वर्ल्ड बैंक को। सिंपल, इतना क्लियर। जब भी प्राइवेट कंपनी किसी गरीब देश में जाती है तो उसको रिस्क होता है कि कहीं उसका प्रोजेक्ट पूरा ही ना हो पाया, क्या पता टेररिस्ट हमला कर दे, क्या पता गरीब देश में कुछ रिवोल्ट हो जाए। तो प्राइवेट कंपनी के इन्वेस्टमेंट की गारंटी लेता है मीगा, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 4th आर्म है, कि भाई कंपनी तुम्हें कुछ हुआ तो हम पैसे दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक गरीब देश के नाम पर पैसा निकलवा चुका है। अब मानो कि प्राइवेट कंपनी के गरीब देश की सरकार से लड़ाई हो गई और प्रोजेक्ट रुक गया, तो फिर उसके लिए भी इलाज है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 5th आर्म ICSID, जो ये सब डिस्प्यूट सेटल करवाती है। यानी जज भी वर्ल्ड बैंक ही है और इन्वेस्टर भी वर्ल्ड बैंक ही है। यानी वर्ल्ड बैंक ने 5 तरह से घेर रखा होता है गरीब देश को।
मतलब वर्ल्ड बैंक ने गरीब देश में प्रोजेक्ट के नाम पर पैसा निकलवाया और वो पैसा दिलवा दिया किसी प्राइवेट कंपनी को, और वो प्रोजेक्ट्स अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही होते हैं। अब अगर गरीब देश पैसा नहीं चुका पाया तो वर्ल्ड बैंक देश को बोलेगा कोई बात नहीं, प्राइवेट कंपनी को बचा हुआ पैसा मैं दे देता हूँ, तुम क्या करो, तुम एक और प्रोजेक्ट बनवा लो तब तक, ताकि वहां से कमाई हो जाए। और वर्ल्ड बैंक एक और लोन गरीब देश के लिए निकलवा कर एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा देगा। गरीब देश की सरकार भी खुश कि अरे वाह, इस बार तो जनता को दिखाऊंगा कि कितना काम किया है मैंने, पोर्ट भी बना दिया और मेट्रो भी। तो वो लोन ले लेती है क्योंकि उन पे कोई और ऑप्शन होता भी नहीं है। और डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का प्रेशर भी होता है और नेता थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो अब वो गरीब देश पिछले प्रोजेक्ट का भी इंटरेस्ट पे कर रहा है और ये जो नया प्रोजेक्ट है उसका भी इंटरेस्ट पे कर रहा है, और प्रॉफिट जा रहा है गरीब देश से बाहर प्राइवेट कंपनीज पर। और जब देश बहुत ही ज़्यादा उधार और इंटरेस्ट में फंस जाता है जो वो चुका ही नहीं सकेगा, तो वर्ल्ड बैंक और IMF अपनी पॉलिसीज थोपना स्टार्ट करती है गरीब देशों पर, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, सब कुछ प्राइवेट कर दो, गरीबों पर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दो, यानी करेंसी को कमज़ोर कर दो, ताकि बाहर की कंपनीज, फॉरेन कंपनीज आसानी से और प्रोजेक्ट्स बना सके। और फॉरेन कंपनीज को 40-40 सालों का टैक्स हॉलीडेज दे दो। अब आप IMF की ऑनलाइन लाइब्रेरी में देखो, सबसे पहले क्या लिखा है कि डेवलपिंग कंट्रीज को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टैक्स कंसेशन देना चाहिए, जिसका निष्कर्ष आज पूरी दुनिया देख रही है कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और दुनिया की हर गवर्नमेंट आज बहुत वीक होती जा रही है। और द ग्रेट रीसेट 2030 का एम ही है कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करे, क्योंकि जनता का प्राइवेट सेक्टर पर कोई काबू नहीं है। इस प्रकार की पॉलिसीज को बोलते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। इन रूल्स का एम आखिरकार होता क्या है? इनका एम होता है कि गरीब देशों में से पॉवर्टी खत्म करना, लेकिन ऑन ग्राउंड होता कंप्लीटली डिफरेंट है, जिसका खुलासा करते हुए जॉन पर्किंस ने अपनी बुक कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन लिखी है। दरअसल USA कभी भी पावरफुल कंट्री नहीं था, वो वायलेंट कंट्री था। आप लोग पावर और वायलेंस को सेम मत मानिए। USA वायलेंस की वजह से अपनी डोमिनेशन बरकरार रख पाया है। किसी ने बात नहीं मानी तो उसका मर्डर या उसकी इकोनॉमी क्रैश। पेट्रो डॉलर सिस्टम बनाए रखने के लिए एक के बाद एक लीडर्स का मर्डर। पावर यानी शक्ति एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो वायलेंस से बिल्कुल भिन्न है। जो फ़र्क था शिव और भस्मासुर का, वही फ़र्क पावर और वायलेंस का है। आपको क्या लगता है कि पावर और वायलेंस सेम चीज़ है, या फिर USA पावरफुल नहीं वायलेंट देश था और इस वजह से वो दुनिया को इकोनॉमिक हिटमैन और ब्रूटल कॉन्स्पिरेसीज की मदद से डोमिनेट कर पाया? डेफिनेटली USA में बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन उनका ये वायलेंट चेहरा आज सबके सामने आना चाहिए। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, और इकोनॉमिक हिटमैन की मदद से USA आज सारे देशों पर कैसे काबू कर चुका है, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर लीजिए।